ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। और थैंक यू सो मच आपके प्यार और प्यार भरे कमेंट्स के लिए। कमेंट्स और लाइक्स ही है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। और लाइक्स और व्यूअर्स की वजह से ही तो मुझे अच्छा लगता है यार। तो प्लीज़ लाइक्स करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी कमेंट्स ही है जो मुझे आपसे जुड़े रहने का एहसास दिलाती है। एक बार किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि उसे स्टोरी तो पसंद है लेकिन थोड़ी बुलबुलियाँ यानी कि थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले पार्ट्स आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको स्टोरी में बहुत सा सस्पेंस रखा है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो सस्पेंस अपने आप ही खुलते जाएगी। तो थोड़ा सब्र रखें और कहानी से जुड़े रहे। बस इतना करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। पार्ट 4 में अब तक हमने देखा कि झान यानी कि विंग जो यानली के लिए शादी की अरेंजमेंट कर चुका था, और इधर वांगजी जिसकी बहन मेम्या है उसने भी उन्हें ये बताया था कि वो शादी नहीं करना चाहती और वो किसी से प्यार करती है। अब वांगजी के सामने ये बड़ा सवाल था कि आखिर मेम्या की शादी वो कैसे रोक सकता है, क्योंकि शादी बस करीबन 24 घंटे के अंदर होने वाली थी और इन 24 घंटों में उसे इधर की उधर दुनिया करनी थी, यानी कि मेम्या की शादी रोकनी थी। उसके इन सवाल का जवाब उसके पास अभी तो नहीं था, लेकिन वो किसी को फ़ोन करता है और उन लोगों को कहता है कि उसे क्या करना है। लेकिन करीबन 2 घंटे बाद ही उन्हें फ़ोन आता है किसी का। उन्हें बताया जाता है कि बॉस हमने वो काम नहीं कर सके क्योंकि हमारे सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं। वांगजी अपना सर के बालों को खींचते हुए कहता है, शिट, आखिर वो कौन इंसान है? वो जल्दी से चीखते चिल्लाते हुए कहता है जैसे उसका गुस्सा बस ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। आखिर कौन ऐसा इंसान है जो उसके काम में टांग अड़ा रहा है, और किसकी इतनी हिम्मत कि वांगजी के सामने टिक सके। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था। वो पासी की पड़ी बोतल को दीवार के ऊपर दे मारता है जिससे कांच के पूरे कमरे में बिखर जाते हैं। अब वो गुस्से से अपने फ़ोन को भी पटक देता है और सोफे पर बैठकर अपना सिर पीछे की ओर फेंक कर आँखें बंद करके बैठ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उन आँखों को बंद कर अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करता है कि आखिर वो इंसान कौन हो सकता है जो उसके इतने डेंजर से लोगों को, यानी कि जो बहुत ही शार्प थे और वो अपना काम बेखूबी तरीके से जानते थे, और इन्हीं लोगों को वांगजी ने उन्हें भेजा था। लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो चुका था। वो अपने माथे पर अपना एक हाथ रखते हुए सोचने लगता है और फिर उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे काम में दखलंदाजी की है। मैं उसका गला घोट दूंगा। और अपनी मुट्ठी बींच लेता है। गुस्से से उसके आंखों से जैसे मानो अंगारे निकल रहे हो। वांगजी के अभी सामने होता तो शायद वांगजी उसे चीर फाड़ कर मार चुका होता, लेकिन वो अभी तो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा कमरा जहाँ पर एक अंधेरा टिमटिमाती हुई लाइट और उसमें बहुत सारे लोग जो अपने हाथ पैर टूटे पड़े हुए थे, जो पूरी तरीके से घायल थे। किसी के मुंह से खून बह रहा था, कोई अपने हाथों पैरों को पकड़कर दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और एक इंसान जो उन्हें इतना पीट रहा था कि मानो वो उनका खून ही अभी के अभी उन्हें सबको मार डाले। एक इंसान लेकिन शेर जैसा जो बहुत से लोगों को 1 मिनट में मार सकता है। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी मानो कोई उसे सामने आए और 2 मिनट में उसके आंखों से ही उसे जलाकर भस्म कर दे। इतना डरावना। वो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनकी चीखने चिल्लाने से। थोड़ी ही देर में वो इंसान आखिरी बार पूछता है, मुझे बता दो कि तुम लोग किस किस के साथ मिले हुए हो और तुम्हें किसने क्या काम बताया है।
वो इंसान उनसे किसी को ये भी लेकिन वो इंसान अपने मालिक के प्रति ईमानदार थे, जिस वजह से उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जहाँ वो इंसान जो ब्लैक ड्रेस में था उसका मास्क कवर था, वो बाहर निकलता है और ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। वो लोग फिर से चीख रहे थे, ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और कह रहे थे हमें बख्श दो। लेकिन वो इंसान वहाँ से निकल चुका था और कुछ ही समय में वो अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करता है। उसका पूरा खून खोल उठा था, मानो लावा फट चुका था और उससे निकलने वाला लावा सबको भस्म एक ही झटके में कर दे। लेकिन वो अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करता है। करीबन 1 घंटे से वो ठंडे पानी से अपने पूरे बनने वाली और गर्म होने वाली उस बॉडी को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। 1 घंटे के बाद जब वो अपने रूम में आता है तो वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है गाड़ी तैयार करो, मुझे घर जाना है। यानी कि वो अपने घर पे नहीं था, वो किसी और जगह पर था, जो उसका प्राइवेट विला था। उसके अंदर किसी को आने की एंट्री नहीं थी। वो पूरा सीक्रेट हाउस था जो सिर्फ उसके लिए बना हुआ था, जो उसके काम होते थे, जो उसे पूरी तरीके से हाइड रखने थे। और इसी के साथ वो कार के अंदर बैठता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। अब उसके पास करीबन 12 घंटे थे। उसे 6 घंटे की नींद लेनी थी। अब उसकी बहन की शादी की तैयारी जो करनी थी। हाँ, ये कोई और नहीं हमारा जान था जो उन लोगों को पीट रहा था। और वो जो उन लोगों को पीट रहा था, उन्होंने यूचन को किडनैप करने के बारे में बोला था और वो वही करने के लिए आए थे। लेकिन जान के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक लिया था। उनकी ब्लैक फोर्स ने उन्हें ऐसी तरीके से गायब किया मानो वो वहाँ पर थे ही नहीं। इस तरीके से उन्हें गायब कर दिया था और उनका पता भी कोई ढूंढने से भी ना ढूंढ पाए, ऐसी हो चुका था। दूसरी ओर जान अपनी बेड पर अब सोने के लिए जा ही रहा था, तभी उसके डोर ओपन होता है और यानली अंदर आती है। यानली पूछती है, आशियन, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हो? हाँ शीजे, और आपको मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, बताओ आपको क्या चाहिए? वो कहती है, आशियन, सब कुछ ठीक तो होगा ना? मुझे डर लग रहा है और मैं ये नहीं चाहती कि यूचन की फैमिली के साथ कुछ बुरा हो। जान कहता है, आपको और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें पूरी तरीके से हैंडल किया है और आपकी भी शादी कल ही होगी। यानली कहती है, हाँ, और एक बात शीजे, आपको रोना नहीं है और साथ में घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका ये भाई आपके साथ पूरी तरीके से है, तो कल के लिए रेडी रहिएगा। यानली नोट करती है और आने से पहले जान को एक हक करती है, उसके फॉरहेड पर किस करती है, वहाँ से चली जाती है। जान अपने बेड पर लेट जाता है और अपने आँखों को बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है और वो थोड़ी ही देर में थकान के कारण सो जाता है। अगली सुबह जब जान उठता है तो पूरी तरीके से ड्रेसअप होकर नीचे आ चुका था। उसे देखकर मैडम यू तो हैरान ही थी। मैडम यू कहती है, जान, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्यों माँ, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? जान को देखकर मैडम यू कहती है, जान, तुम्हें खुद को देखा है? जान कहता है और गोल घूमकर दिखाता है मानो उसे कुछ पता ही ना हो। जान को देखकर मैडम यू कहती है, बुद्धू, तुम्हें ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं मानो तुम्हारी वेडिंग हो? तभी यानली कमरे से आती है और कहती है, ओ गॉड, भाई आप बहुत प्यारे दिख रहे हो। अजान, तुम भी बहुत प्यारे दिख रहे हो। ओ गॉड, कितनी खूबसूरत। जान को ब्लश करते हुए देखकर मैडम कहती है, और तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसे ड्रेसअप होके आई हो? क्या तुम्हारी वेडिंग है आज? तुम ऐसा ड्रेसअप होके आई हो जैसे मानो तुम्हारी ही शादी हो। मैडम यू कहती है, पेम्या कहते हैं, ओ डियर, ऐसे तो बच्चों में होता ही रहता है। आज
आखिर यानली को भी अपना लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। तभी चेंग कहता है, डैड आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मानो चेंग को कुछ पता ही ना हो। मैडम ये कहती, हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना। तो फेमेंग कहते हैं, ओहो तुम लोग भी क्या बातें करने हो, चलो जल्दी से, हमें देरी हो रही है। फेमैन और उनकी सारी फैमिली, झान, चेंग, यानली, मैडम यू, तीनों बच्चे एक कार में बैठते हैं और फेंगमैन दूसरी कार में मैडम यू के साथ बैठते हैं। मैडम यू फिर से पूछने वाली थी, लेकिन फेंगमैन ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए दूसरी कार में बिठाकर लेकर चली गई। दूसरी हॉल हमें वेडिंग हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंसान बस था, उसे घबराहट हो रही थी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, मानो वो अभी मर जाएगा। लेकिन तभी डोर ओपन होता है और कोई अंदर आता है और उसे कहता है कि क्या हो रहा है, तुम्हें ठीक तो हो ना। वो कोई और नहीं, वो जिन, मिस्टर जिन थे और मिसेस जिन। वो अपने बेटे से पूछते हैं, यूचैन तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। कहता है, कुछ नहीं पापा, बस मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, आखिर मैं पहली बार शादी जो करने वाला हूँ। मिस्टर जिन हंसते हैं और अपने बेटे को थपथपाते हैं और कहते हैं, बेटा ये पल हर एक इंसान के साथ होता है और डरने की कोई बात नहीं है। आखिर तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छे बेटी के साथ हो रही है, मैं बहुत अच्छी लड़की है। मंदिले दिन में यूचैन कहता है, आपको नहीं पता पापा कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, और मैं मेरी पत्नी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। इस बात से हमें पता चलता है कि यूचैन की शादी और किसी से नहीं, मैम से होने वाली है। का सारा परिवार वेडिंग हॉल के अंदर आ चुके थे। सब लोग अब रेडी थे। झान चेंग को देखकर नोट करता है, चेंग भी नोट करता है, और फेंगमैन को देखकर झान कहता है, डैड आपको पता है ना अब आपको क्या करना है। फेंगमैन नोट करते हैं, वहाँ से ये चले जाते हैं। इधर झान भी एक कमरे की ओर जाने लगता है, जो और किसी का नहीं बल्कि वहाँ पर यूचैन था। यूचैन झान के देखकर एक गहरी सांस लेता है और सीधा झान को हक करता है। झान भी उसे के पीठ पर थपथपाता है और कहता, अब मुझे इन बातों को संभालने दो। यूचैन नोट करता है कि मैम्या जो अभी भी अपने कमरे में नहीं थी, हर तरफ वांगजी ने उसे ढूंढकर देखा था, लेकिन मैम्या उसे कहीं नहीं मिली। मैम्या को दिखाया जाता है जो एक चेयर पर बंधी हुई थी, उसके आंखों के पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ भी बंधे हुए थे, साथ में उसके मुंह पर टेप लगाया हुआ था। वो झटपटा रही थी उसे छोड़ने के लिए, लेकिन कोई था जो उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, यानी उसका किडनैप हो चुका था। इन बातों को अनजान वांगजी उसे हर तरफ खोज रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में शादी होने वाली थी, और साथ में अब उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि अंकल और भाई को कैसे बताए कि मैं भाग चुकी है। क्योंकि वांगजी को तो ऐसा लग रहा था कि शायद वांगजी कुछ नहीं कर पाने की वजह से मैं भाग चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था, उसका किडनैप हो चुका था। इस बात से वांगजी अनजान था। ने किसी से कहकर एक लड़की का अरेंजमेंट करने के लिए कहा था जो यूचैन से शादी कर सके, क्योंकि वो अपने पूरे फैमिली का इंसल्ट झेल नहीं सकता था। उसे ये कभी भी बर्दाश्त नहीं है कि उसकी फैमिली का सिर नीचे हो और सब उनका अपमान करे। इस वजह से उसने एक लड़की का अरेंजमेंट करने के लिए कहा। अब आगे देखते हैं कि वांगजी क्या कर सकता है। इधर दूसरी ओर जिन अंदर आकर कहते हैं, यूचैन क्या तुम रेडी हो, अब हमें नीचे हॉल में जाना है। यूचैन नोट करता है। तब यूचैन के पिता कहते हैं, ओ माय डियर सन, तो तुम्हारी अब नर्वसनेस कम हो चुकी है, मुझे खुशी है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। वो यूचैन का कंधा पकड़कर उसे कह रहे थे। यूचैन अब थोड़ा बदला हुआ तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ नोटिस नहीं करते। तभी होता है और मिसेस जिन कहती है, ओहो डियर, अब चलो जल्दी नीचे, सब हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं कि आखिर ब्राइड और ग्रूम कब आएंगे। मिसेस जिन कहते हैं सारे लोग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। सारे मेहमान यही देख रहे थे कि आखिर कब वेडिंग स्टार्ट होगी। वेडिंग की सारे अरेंजमेंट बहुत ही शानदार तरीके से की थी, मानो एक रॉयल परिवार की शादी थी। तो आखिर रॉयल्टी तो होगी ही ना। आखिर जानी मानी बिजनेसमैन कॉर्पोरेशन का इकलौता वारस की शादी जो थी, आखिर ये धूमधाम से होनी ही थी। सब लोगों ने उनकी शान ऐशो के बारे में बातें करने गपशप स्टार्ट कर दी थी। हॉल तब शांत हुआ जब मिस्टर जिन ने कहा कि अब वेडिंग स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पर मिस्टर जिन जिन जुशन के साथ वहाँ पर आते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ ब्राइड की एंट्री होती है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी। उसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए। उसकी खूबसूरती के आगे आखिर की कोई इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है, यही लेकिन अभी तक ढका हुआ था। किसी ने ब्राइड का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी फिगर और उसे देखकर कोई भी ये बखूबी कह सकता था कि ब्राइड बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि उसके जो हाथ जो अभी भी दिख रहे थे, उसकी गोरी स्किन और उसकी चमकदार त्वचा को देखते हुए कोई भी ये तो ज़रूर कह सकता है कि ब्राइड बहुत बहुत खूबसूरत है। ब्राइड चलकर अपने ग्रूम के पास चली जाती है और वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही समय में उनके वेडिंग वॉव स्टार्ट हो जाते हैं और दोनों की शादी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे को अब तक देखा भी नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि उन्हें पता था इतना ही नहीं, सारे सिटी को पता था कि किसकी शादी होने वाली है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जैंग फेमैन, मैडम यू और चेंग और साथ ही यानली और यूचेन एक छोटे से वेडिंग हॉल के अंदर शादी हो रही थी, जो और किसी की नहीं, यानली की शादी थी, यानली और यूचेंग की। लेकिन मैडम यू गुस्से से उन लोगों को देख रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे पता चला कि आज उसके बेटे की शादी है। बेटी की शादी को सुनते हुए ही वो बहुत ही चीख रही थी और सबको डांट रही थी। सबके उसका गुस्सा उमड़ पड़ा था। लेकिन यानली ने ये कहा कि वो प्रेग्नेंट है। इन बातों को सुनते हुए मैडम यू ने आगे कुछ नहीं कहा और उनकी शादी के लिए राज़ी हो गई। साथ ही साथ मैडम यू बहुत नाराज़ थी कि उनकी बेटी की शादी इस तरीके से हो रही है, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी की शादी वो बड़े ही धूमधाम से और सब लोगों को बुलाकर करना चाहती थी। पूरे कंट्री को वो मिठाई बांटकर अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। लेकिन यानली ने ये सब किया, इस वजह से वो बहुत नाराज़ थी। यानली से तो बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी प्यारी सी बेटी की शादी थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी वेडिंग होने के बाद सब लोगों ने उन्हें ब्लेसिंग दिया। यानली रो रही थी और अपने माँ को हक करते हुए कहती है, मॉम आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इस तरह से नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मैडम यू सिर को थपथपाते हुए कहती है, अपना और अपने बेटे का ख्याल रख। मैडम यू ने इतना ही कहा था तो यानली रोने लगी थी, लेकिन मैडम यू ने उसकी आंखों को पूछते हुए कहा कि अपने और अपने आने वाले बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल रखे और जल्द से जल्द तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। यानली और यूचेन दोनों नोट करते हैं। चेंग उन्हें वहाँ से ले जाता है। वेडिंग हॉल के बाहर उनके लिए एक कार खड़ी थी, जो उनके लिए ही वेट कर रही थी। थोड़े ही समय में वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। चेंग उन्हें एक एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए कहकर वहाँ से फिर से वेडिंग हॉल की ओर वो लोग आ चुके थे। वहाँ पर भी वेडिंग हो चुकी थी और मैडम यू तो शॉक थी, क्योंकि वहाँ पर भी यूचेन था। फेमैन को देखकर वो कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इतने लोगों के सामने वो कुछ पूछना नहीं। आखिर वहाँ पर कौन था? यूचेन अगर यहाँ है तो वहाँ पर यूचेन कौन था? इन बातों को सोचते सोचते ही मैडम यू का सिर चकरा रहा था। यू गुस्से से फेंगमैन की ओर देखने लगती है, मानो वो इन्हें आगाह कर रही हो कि घर चलो, मैं तुम्हें देखती हूँ तुमने क्या क्या
ये सब कांड करके रखा है। तो अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो उनकी तरफ देखे भी, अगर आँख से आँख मिला भी ले तो बस उसकी खैर नहीं। आखिर उसने ये हरकत जो की थी, उसे ये नहीं पता था कि पापा ने अभी तक उनकी माँ को ये सब बताया नहीं था। अब ये सोच सोच कर वो पसीने से लथपथ होए जा रहा था कि आखिर घर पर जाकर उसकी माँ को कैसे संभाला जाए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है अब एक बहुत बड़ा राज जो उनके सामने आने वाला था। आखिर वो राज क्या है, हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। थैंक यू। और साथ में मेरे सेकंड चैनल को प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अगर और भी अच्छी अच्छी कहानी सुननी है तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।